अंजना। क्या? मैंने चौंक कर हसन को देखा। अंजना? इसने दोबारा दोहराया। कौन अंजना? किधर है? मेरे पूछने पर उसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी छोटी उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़ कर देखा। हसब तवक्को वहां कोई नहीं था। मुख्तसर से गुस्ल खाने में जहां मैं अपने 6 साला बेटे हसन को नहला रही थी। हमारे अलावा किसने होना था? मैंने 1-2 मर्तबा इससे फिर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मगर उसके कोई जवाब ना देने पर मैं कामों में लगकर भूल भाल गई। हसन हमारा इकलौता बेटा है, यानी मेरा और तनवीर का। तनवीर मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम हैं। चंद दिनों पहले तक हम मुल्तान में रहते थे, जहां मेरी ससुराल है। अभी थोड़े दिन पहले तनवीर की पोस्टिंग यहाँ इस छोटे से शहर बहरामपुर में हो गई तो हम यहाँ आ गए। तनवीर को रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर अलाट हुआ था। क्वार्टर नंबर 3-1-3 एक मुख्तसर 2 कमरों, सहन और किचन और छोटे से गुस्ल खाने पर मुश्तमिल ये घर हमारी मुख्तसर फैमिली के लिए बहुत था। तनवीर कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं थे, उनकी तनख्वाह बस इतनी थी कि हमारा बमुश्किल गुजारा होता था, क्योंकि वो अपने वालिदैन को भी खर्चा भेजते थे जो कि मुल्तान में रहाइश पजीर थे। हसन को मैंने करीब ही एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के चंद घरों से मेरी जान पहचान बढ़ने लगी, जहां तकरीबन मेरी ही उम्र की ख्वातीन थी, जिनमें सबसे ज्यादा और जल्दी मेरी दोस्ती रेहान से हो गई थी। रेहाना के शौहर भी रेलवे में मुलाजिम थे। इनको ये नौकरी अपने वालिद के तवस्सुत से मिली थी। वो भी रेलवे मुलाजिम थे। रिटायरमेंट के बाद नून की सीट उनके बेटे को मिल गई। रेहाना के 2 बच्चे थे, वो हसन के स्कूल में ही पढ़ते थे। हम दोनों अक्सर मिल बैठते, दुनिया जहां की बातें करते, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते और आखिरकार रेलवे मुलाजमीन की कम तनख्वाह, महंगाई बेतहाशा हो जाने और गुजारी मुश्किल से होने पर हमारी बातों की तान टूट जाती। रेहान एक दरमियान शक्ल सूरत की, बहुत ज्यादा और बढ़ बढ़ कर बातें बनाने वाली दिलचस्प औरत थी। मुझे इसकी कंपनी में बहुत मजा आता था। तनवीर भी मुतमईन थे कि इस नई जगह आकर हम बहुत जल्द हर तरह से सीट हो गए थे। हमारे घर के आसपास के तमाम पड़ोसी अच्छे और शरीफ थे। छन 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 आल्सो रीड। एक रात जब हम सब सो रहे थे कि एक आवाज से मेरी आंख खुल गई। गेनगरुआहे की मध्यम आवाज, हल्की तबले की झनकार के साथ। इस वक्त पहला ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद तनवीर ने टीवी चलाया हुआ है। अपने 2 कमरों में से एक कमरे को मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। वहां एक पुराना सोफा और टीवी रखा हुआ था, मगर तनवीर तो बेखबर मेरे बराबर में सो रहे थे। उनकी तो इस आवाज से आंख तक न खुली थी। कमरे में मौजूद तीसरे छोटे से पलंग पर हसन बेखबर सो रहा था। मैं थोड़ी देर उठकर बैठी रही। जब आवाज आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई तो मैं फिर लेट गई, मगर देर तक मुझे नींद ना आ सकी। सुबह में ये रात वाला वाकया मेरे जहन से निकल गया। चंद दिनों बाद जब तनवीर ड्यूटी पर थे और हसन स्कूल गया हुआ था, अचानक मुझको अकेले घर में घबराहट होने लगी। एक अजीब सा वहम सताने लगा। इस रात वाला वाकया भी याद आ गया। मैंने घड़ी पर नजर डाली। अभी हसन के घर आने में अच्छा खासा वक्त था। मैंने दोपट्टा ओढ़ा, घर में ताला लगाया और रेहाना के घर आ गई। रेहाना का घर मेरे घर से चंद मिनटों के फासले पर ही था। रेहाना किचन में थी। इसके ससुर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। तबस्सुम, तुम अब्बा मियाँ के पास बैठो, मैं चाय ला रही हूँ। उसने किचन से हाथ लगाए। मैं उसके ससुर के पास बैठ गई। वो मुझसे अहवाल पूछने लगे, कहाँ से आई हो, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहती हो, वगैरह। मेरे बताने पर कि हम लोगों को क्वार्टर नंबर 3-1-3 अलर्ट हुआ है, वो एकदम चुप से रह गए। मगर वो घर तो बरसों से बंद पड़ा था। वो गोया हुए। जी हाँ, मैंने किसी कदर तलखी से कहा। निहायत ही खस्ता हाल घर है, सफाई करके थक गई हूँ, साफ है कर नहीं देता। सुना है बरस हा बरस से खाली था।
इस वक्त रेहाना चाय लेकर आ गई और हम दोनों उसके कमरे में आ गए। इस दिन रेहाना के साथ इन इधर उधर की बातों के बाद मेरा जहन हल्का हो गया और सब कुछ दिमाग से निकल गया। मगर अगले ही दिन शाम को रेहाना मेरे घर मौजूद थी। तनवीर ड्यूटी से आकर कमरे में आराम कर रहे थे। मैं रेहाना को ड्राइंग रूम में ले आई। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे, मैंने इससे कहा। अरे दफ करो बातों को, मैं एक इंतहाई अहम बात बताने आई हूँ, रेहाना ने कहा। जोश से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। खैरियत तो है? क्या हुआ? मैं थोड़ा घबरा गई। असल में जब तुम कल आए और अब्बा मियाँ को मालूम हुआ कि तुम लोग 313 में शिफ्ट हुए तो परेशान हो गए। कहने लगी ये घर आसिफ ज़दा है। क्या कह रही हो रेहाना? मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं नहीं कह रही, अब्बा मियाँ ने कहा है। उसने डरी हुई निगाह चारों तरफ डाली। तो इस घर में कोई रहता नहीं है। अगर कोई रहने की कोशिश करता है तो इसको बहुत ही बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए इस घर को किसी को अलाट नहीं करते। आखिर तनवीर भाई को यही घर क्यों दिया? इसलिए कि कोई और घर खाली नहीं था और कॉलोनी से बाहर किराए पर घर लेना हम लोग अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। खवे खवे अंदाज में मैंने जवाब दिया। अब्बा मियाँ बता रहे थे बहुत पहले, जब वो खुद बहुत छोटे थे, इस घर में एक बहुत खूबसूरत नाचने वाली रहती थी। क्या नाम था? हाँ, शायद अंजना देवी। क्या? अंजना अम्मी चौंक गई। हाँ, ये बहुत पुरानी बात है, काम पाकिस्तान से भी पहले। तो एक दिन इस अंजना मैडम के किसी आशिक ने जलन में आकर छुरी से इसका काम तमा कर दिया। बस वो दिन और आज का दिन उसकी रूह, बल्कि बदरूह इस घर में मनलाती है। शुरू में तो वो लोगों को नजर तक हिते थी, मगर अब बस इस घर में किसी को नहीं टिकने देती। तुमने तो मुझे डरा दिया रेहाना। डराया नहीं, वो संजीदा हुई। मुझे अब्बा मियाँ ने भेजा है कि तुमसे कहूँ कि पहली फुर्सत में घर बदल लो। दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा भी और तुम्हारी सहेली का भी। अभी रेहाना रुखसत ही हुई थी, तनवीर भी नए हुए कमरे से निकल आए। मुझे इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कमरे में लेटे अपने कानों से सब सुन रहे थे। एक औरत की बरसों पुरानी रूह लोगों को इस घर में टिकने नहीं देती। सब बकवास, भला ऐसा मुमकिन है? ऐसा सिर्फ ड्रोनी कहानियों में होता है, हकीकत में ऐसा ना है। मरने के बाद रूह जिस्म से निकल जाती है और कभी वापस नहीं आ सकती। तनवीर मुझे समझा रहे थे। मगर तनवीर मैंने खुद एक रात गेनगुआहे की आवाज़ सुनी थी और फिर हाँ, मुझे अचानक याद आया। हसन भी एक दिन अंजना नाम पुकार रहा था। हो सकता है हसन ने स्कूल में कुछ सुना हो, तनवीर ने सोचते हुए कहा। आखिर ये तो हकीकत है कि कभी पहले इस घर में अंजना नामी औरत रहती थी। कोई कह रहा होगा कि ये बच्चा इस घर में आया है और ये नाम इसके जहन में रह गया हो। मगर वो घनघराहे की आवाज़, उफ़ो, वो चढ़ गए। आखिर तुम क्यों बजिद हो कि वो आवाज़ अंजना के गेनगुआहे की थी? वो तुमको क्यों एंटरटेन करेगी? हो सकता है कि वो आवाज़ बाहर से आ रही हो। तनवीर ने एक तरह से किस्सा खत्म कर दिया। मैं भी चुप हो गई। छन छन छन। मगर फिर एक रात, कई दिनों के बाद, जब मैं ये सब भूलने लगी थी, एक बार फिर घुंघरू छन करने लगे। ना सिर्फ घुंघरू बल्कि साथ तबले की संगत। मेरी आंख खुल गई। हसन अपने पलंग पर और तनवीर मेरे बराबर में बेखबर सो रहे थे। गेनगुआहे की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी और इस आवाज़ के साथ तबले की संगत भी बढ़ रही थी, जिस तरह दो अपने फ़न में इंतहाई माहिर लोग मुजाहिरा कर रहे हों। मगर इस आवाज़ में कतना कोई खूबसूरती या कशिश नहीं थी, बल्कि ये आवाज़, ये झनकार इंतहाई पुरस्रार थी, बहुत डरोनी, बहुत मनहूस। मैंने तनवीर को आवाज़ें देने की कोशिश की। तनवीर। मगर मेरे मुंह से निहायत आहिस्ता आवाज़ बरामद हुई। मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने लगा था। आवाज़ इस कदर तेज हो गई कि मेज़ पर रखे बर्तन बजने लगे। ऐसा लगने लगा गेनगुआहे का फिल्म दिखाने वाली कमरे के अंदर दाखिल होने लगी है। हैरत की बात है कि इस तेज शोर के बावजूद तनवीर और हसन बेखबर सो रहे थे। आवाज़ कमरे के दरवाजे के इंतहाई करीब आ गई। लगा कि बस अब तब कोई अंदर आ जाएगा।
शायद नाचते हुए। इस मकरू ताल पर मैंने चीख मार दी, मगर इसी वक्त अचानक मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा गूंजी। मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि कोई ठिठक कर रुका है। ताल अचानक हल्की हुई, फिर खत्म हो गई। मैं बिस्तर पर बैठी थर-थर कांप रही थी। न जाने कब अजान की मुबारक आवाज रुकी और न जाने कब मैं बिस्तर पर गिरकर जैसे बेहोश हो गई। उफ तबस्सुम, तुमको क्या हो गया है? मेरे तवक्को के खिलाफ तनवीर को आज भी मेरे बात पर यकीन नहीं आया। मुझको नहीं, आपके दिमाग को कुछ हो गया है तनवीर। मैंने इंतहाई तल्खी से कहा। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने जो कुछ बताया वो एक एक लफ्ज सच है। अगर इस वक्त अजान न हुई होती तो शैतान कमरे में दाखिल होने ही लगा था। फिर न जाने सोचकर इस वक्त भी मैं लरज़ गई। असल बात यह है तबस्सुम, तनवीर मेरी हालत देखकर नरम पड़ गए। तुमने अपनी सहेली रेहाना और उसके ससुर की बातों को सर पर सवार कर लिया है। तुम नींद में देखे वाकयात को सच समझने लगी हो, वरना उन बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। मरने के बाद कोई भी कभी भी वापस नहीं आता, और फिर इतने सालों के बाद। अपना माने, मैंने हतमी अंदाज में कहा। ना अब मैं इस घर में चंद मिनट और रहूंगी, ना मेरा ये मासूम बच्चा। मगर तबस्सुम मेरी जान, तनवीर गड़बड़ा गए। मैं अचानक दूसरे घर का बंदोबस्त कैसे करूं? और अगर घर मिल जाता है तो इसका किराया, एडवांस, उनकी असल परेशानी उनकी जुबान पर आ गई। कुछ भी हो तनवीर, किराया, एडवांस, पैसे जिंदगी से ज्यादा नहीं होते। आप अगर यहाँ से नहीं जा सकते तो मुझे और हसन को कुछ दिनों के लिए वापस मुल्तान भेज दें, मैंने इल्तिजा की। ठीक है। कुछ देर सोचने के बाद वो गोया हुए। मैं तुम लोगों को कल की टिकट करवा देता हूँ। तुम कुछ दिन मुल्तान वापस जाओ, जब तक मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और घर मिल जाए, बेशक मजीद छोटा क्यों ना हो। कल नहीं, आज ही, आज रात, मैंने कहा। तनवीर मुझ पर एक नज़र डालकर रह गए। मैं जल्दी जल्दी अपना और हसन का सामान पैक करने लगी। ऐसा नहीं था कि मैं तनवीर से जान छुड़ा रही थी, बल्कि अब इस घर में मजीद एक रात गुजारने का मतलब मेरे लिए किसी मुसीबत को दावत देने के बराबर था। शायद वो बदरूह सिर्फ मेरी दुश्मन थी, मैंने सोचा, क्योंकि तनवीर को तो ना वो कभी महसूस हुई, ना वो कभी खौफ ज़दा हुए। जब तनवीर हम दोनों को ट्रेन में बिठाने लगे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनके हाथ पकड़ लिए। प्लीज तनवीर, आप मेरी बात पर यकीन करें, मैं सच बोल रही हूँ। अब जल्द ही किसी घर का बंदोबस्त कर लें, मेरा आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। तनवीर ने इस बात में सर हिलाकर प्यार से मेरा गाल छुआ। जब ट्रेन चल पड़ी तो तनवीर स्टेशन से निकल गए। मेरा दिल उदास हो गया। मैं जानती थी कि तनवीर को मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, और वो अपनी जिद के पक्के हैं। हर गज भी मकान तलाश करने में जल्दी नहीं करेंगे। न जाने कितने महीने अब उनसे दूर रहना पड़ेगा, और मैंने उदासी से सोचा। तनवीर ने बिस्तर पर करवट बदली। नींद इसके आंखों से कोसों दूर थी। शादी के बरसों बाद पहला इत्तेफाक था कि तबस्सुम उसके साथ नहीं थी। और हसन, इसने हसन के खाली पलंग को देखा। ये सारा फसाद इस औरत का फैलाया हुआ है। गुस्से की एक लहर उसके दिमाग से टकराई। ना वो उल्टी सीधी बातें तबस्सुम के सामने दोहराती और ना तबस्सुम रातों को यूं डरा करती। खैर, देखते हैं। कोशिश करूंगा कि 1-1.5 महीने में तबस्सुम के दिमाग से ये खन्नास निकल जाए और वो घर वापस आ जाए। इसी घर में। इसने साइड टेबल पर पड़ी सिगरेट उठाई और होठों में दबी ली। सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया, मगर लाइटर की रोशनी में दरवाजे के सामने बाहर सहन पर एक साया लहरा रहा था। लंबा लिबास पहने, पुशवास की तरह, जैसे पहले नाचने वालियां पहना करती थी। वो बिल्कुल आसानी से ये साया देख सकता था। साया कदम बा कदम कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने तबले पर ताल दी। साये के गुफ्तगू वाले कदम बढ़े, फिर तबले की राल, फिर घुंघरू के कदम तेज झनकार साथ, और फिर साया कमरे में दाखिल हो गया। तनवीर के मुंह से सिगरेट गिर गई। साया ऐन इसके सामने रुक चुका था।
मगर गिनघिरों और तबले की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी, इस कदर तेज के मेज़ पर रखे बर्तन और रज़द से बज रहे थे। साया, जो कि एक नौजवान हुसैन मगर मकरू औरत की झलक मार रहा थे, एनस के मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। इसने नाचने वाल नूनगुना का सा लिबास पहना हुआ था। बाल चुटिया की सूरत घुटनों तक आ रहे थे, मगर बुरी तरह उलझे हुए थे। होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक बुरी तरह थोपी गई थी। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तनवीर बुरी तरह कांपने लगा। कुक, कौन हो तुम? रंजना, औरत के मुंह से मिनमिनाती आवाज निकली। चलो मेरे साथ। कहाँ? बमुश्किल इसने पूछा। गुस्ल खाने में, मैं वही रहती हूँ। इसने आगे बढ़कर तनवीर की कलाई पकड़ी। इसका लम्स कतना गैर इंसानी और बेहद सख्त था। तनवीर ने आयतल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, मगर उसका मुंह जैसे बंद हो गया। वो उसे घसीटती हुई सहन में ले जाने लगी। आखिरी मंजर जो तनवीर ने देखा वो ये था कि इस औरत की गर्दन बुरी तरह कटी हुई थी, जिसमें से इसके अंदर का गोश्त तक साफ नजर आ रहा था। हेलो, कौन? तबस्सुम। हाँ रेहाना, तुम इतनी सुबह अचानक? हाँ तबस्सुम, समझ नहीं आ रहा कैसे तुमको इत्तला करूं। एक बुरी, बहुत बुरी खबर है। खुदा के लिए रेहाना, क्यों? क्या हुआ? तनवीर भाई, उनका इंतकाल हो गया है। वो तुम्हारे घर के गुस्ल खाने के सामने गिरे हुए थे, शायद हार्ट अटैक हुआ था। फोन का रिसीवर तबस्सुम के हाथ से गिर गया।